नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों हमारी आज की वीडियो का टाइटल है द थर्ड लेवल। आज का चैप्टर आपकी विजुअलाइजेशन को एक्सपेंड करेगा और कहीं ना कहीं आप इस चैप्टर को आज के मॉडर्न वर्ल्ड से कनेक्ट कर पाएंगे। खैर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ यह आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इस चैप्टर के राइटर हैं जैक फिनी। इस चैप्टर की शुरुआत होती है इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर चार्ली से, जिन्हें अभी-अभी न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में थर्ड लेवल मिला है। एक्चुअली में उस स्टेशन में सिर्फ 2 ही लेवल हैं और हर कोई इस बात को मानता है। जितने भी लोग हैं, जो उस स्टेशन से डेली ट्रैवल करते हैं, उन सबको ये बात पता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में सिर्फ 2 ही लेवल हैं। एक्चुअली दोस्तों ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल स्टेशन न्यूयॉर्क सिटी में सिचुएटेड है और दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेन स्टेशन है। बट एक दिन जब चार्ली अपने काम से घर वापस आ रहा था, तब उसे इसी स्टेशन पर थर्ड लेवल भी मिल जाता है, जो पूरी दुनिया के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। और जब उसे थर्ड लेवल मिलता है, तो उसके साथ कुछ वियर्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं। उसके साथ जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो ये सारी बात अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैम को बताता है, जो कि उसका फ्रेंड होता है। उसका फ्रेंड बोलता है कि चार्ली को हेलुसिनेशन हुआ है, यानी उसे भ्रम हुआ है। और इसका रीज़न वो बताता है कि चार्ली, तुम हमेशा परेशान रहते हो। तुम डेली बेसिस पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस और इनसिक्योरिटीज़ फेस करते हो। उसी की वजह से तुम्हारे दिमाग ने इन सब चीज़ों से एस्केप करने के लिए एक इमेजिनेशन क्रिएट कर ली है, क्योंकि तुम मॉडर्न वर्ल्ड की रियलिटी से दूर भागना चाहते हो। अब इस पर चार्ली सोचता है कि मेरे साथ-साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मॉडर्न वर्ल्ड की प्रॉब्लम से दूर भागना चाहते हैं, लेकिन उन्हें तो कभी थर्ड लेवल नहीं मिला। बट फिर भी चार्ली और उसके बाकी के फ्रेंड्स सैम के इस लॉजिक को मान लेते हैं। बिकॉज़ अक्सर चार्ली स्टैम्प कलेक्ट करता था, ताकि उसे अच्छा लगे और रियल वर्ल्ड से कुछ टाइम के लिए वो अलग हो जाता था। तो स्टैम्प कलेक्शन की जो उसकी हॉबी थी, वो भी उसको मॉडर्न वर्ल्ड के प्रॉब्लम से एस्केप करने का एक वे था। बट फिर उसके दिमाग में एक बात आती है, ऐसे तो मेरे ग्रैंडफ़ादर भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे और उन दिनों तो दुनिया बहुत अच्छी थी और शांत थी। सब लोग सिक्योर फ़ील करते थे और साथ में हार्मनी में रहते थे। इवन उस टाइम पे प्रेसिडेंट रूज़वेल्ट भी स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे। फिर वो आज के टाइम के बारे में सोचता है जहाँ पे हर इंसान डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी फेस कर रहा है, चैलेंजेस फेस कर रहा है और हो सकता है कि वो अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन क्रिएट कर लेता है जिसकी वजह से वो एस्केप करना चाहता है। बट ऐसा है तो फिर पुराने ज़माने में जो उसके दादाजी स्टैम्प कलेक्ट करते थे, वो क्यों करते थे? उनको तो कुछ ऐसा एस्केप करने के लिए कुछ रास्ता चाहिए नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे तो ज़माने बहुत अच्छे होते थे। तो ये चीज़ उसे कन्फ्यूज़ करती है। और दोस्तों यहाँ पे अब हमें स्टोरी में ये बताया जाता है कि चार्ली अब अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैम को सारी बात खुल के बताता है कि उस दिन ग्रैंड सेंट्रल पर क्या-क्या हुआ था। तो वो बताना शुरू करता है। चार्ली बताता है कि उस दिन वो लेट हो गया था, तो डेली की तरह बस ना लेकर उसने ट्रेन से जाने का फ़ैसला किया। और यहाँ चार्ली थोड़ा अपना डिस्क्रिप्शन भी देता है कि वो एक 31 ईयर ओल्ड ऑर्डिनरी मैन है, जो स्टेशन पर पहुँचता है और वहाँ उसे उसके ही जैसे ही सारे ऑर्डिनरी लोग ही दिखाई देते हैं, जैसा वह खुद है। और उस दिन वो किसी प्रॉब्लम या टेंशन में भी नहीं था, जो उसे एस्केप करना हो। बस उसे 1 घंटे के बाद अपनी वाइफ़ के पास जाना था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। तो जैसे ही वो ग्रैंड सेंट्रल में एंटर करता है, वो नीचे स्टेयर्स की मदद से पहले फर्स्ट लेवल पर पहुंचता है। फिर और नीचे वाले फ्लोर पर जाता है जहाँ पे सेकंड फ्लोर आता है। वहाँ उसे एक आर्क डोरवे दिखाई देता है। वो वहाँ जाता है और खो जाता है। बट फिर भी वो घबराता नहीं है, क्योंकि पहले भी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर वो कई बार खो चुका है। क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इतना बड़ा है, ऐसा लगता है कि डेली उसके अंदर नए-नए रेलवे ट्रैक्स जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं, नए-नए स्टेशंस जो हैं वो उसके अंदर प्लेटफ़ॉर्म्स बन रहे हैं। तो वो फिर भी घबराता नहीं है। ऑल्दो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर चार्ली पहले भी बहुत बार रास्ता भटक चुका था और चार्ली सोचता है क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेशन है, तो नए नए रास्ते और रूट्स निकलते ही रहते हैं। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि कोई भी रास्ता भटक सकता है। जिस कॉरिडोर में चार्ली एंटर हुआ था, वो नीचे ढलान की ओर जा रहा था। चार्ली को थोड़ा स्ट्रेंज लगता है, बट फिर भी वो चलता रहता है। वहाँ उसके अलावा अभी तो कोई भी नहीं था। अब कुछ डिस्टेंस के बाद उसे फिर से लोगों के पैरों की चलने की आवाज़ सुनाई देती है और चार्ली फिर लेफ्ट लेकर नीचे आ जाता है और फाइनली वो ऐसे लेवल पर पहुंच जाता है जो पूरी दुनिया के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी वो थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है।
यहाँ उसे पहुँच के लगता है कि शायद वो फिर से सेकंड लेवल पर पहुँच गया है। बट जब वो वहाँ का नज़ारा देखता है तो उसे काफ़ी वियर्ड लगता है। वहाँ वो देखता है कि रूम काफ़ी छोटे हैं। इवन जब वो देखता है तो उस लेवल पर टिकट विंडोज़ भी बहुत कम होती हैं और सामने एक इन्फॉर्मेशन बूथ होता है जो कि एक पुराने ज़माने का इन्फॉर्मेशन बूथ लगता है, जो कि लकड़ी का बना हुआ होता है। उस बूथ में बैठा हुआ आदमी भी बहुत ही अलग लगता है, उसका पहनावा काफ़ी अलग होता है। स्टेशन पर चारों तरफ लाइटिंग काफ़ी डिम लगती है। चारों तरफ ओपन फ्लेम गैस लाइट्स दिखाई देती हैं। उसे ऐसा लगता है कि ये कोई पुराने ज़माने का स्टेशन है। इसके बाद चार्ली वहाँ पर एक आदमी को अपनी गोल्ड वॉच को पुल करते हुए देखता है। वो ओल्ड फैशन स्टाइल में ड्रेस था। उसने सारे कपड़े पुराने ज़माने के पहने हुए थे। जब वो वहाँ पे आसपास नोटिस करता है तो सारे लोगों ने ओल्ड फैशन के कपड़े पहने हुए थे। लगभग ये 19th सेंचुरी के आसपास के टाइम के थे और ये टाइम 19th सेंचुरी में होने वाली वॉर से भी पुराना था। और ज़्यादातर लोगों ने बियर्ड्स रखी हुई थी, यानी दाढ़ी रखी हुई थी और फैंसी मुस्टाच जो है वो रखी हुई थी, यानी बड़ी बड़ी मूछें रखी हुई थी। इस तरह के लोगों की अपीयरेंस चार्ली ने पहले कभी नहीं देखी थी और उसे समझ में आ गया कि यहाँ जितने भी लोग उसे दिखाई दे रहे हैं वो 1850 के बाद के लोग हैं और 1900 से पहले के लोग हैं। फिर चार्ली को सडनली उस ज़माने की फेमस पब्लिशर करियर और ईव्स की लोकोमोटिव प्रिंट भी दिखाई देती है, क्योंकि उस समय रेलवे एक्सपेंड हो रहा था। तो इस तरह के रेलवे के लोकोमोटिव डिज़ाइंस जो है वो छपते थे और ये सारी चीज़ें देखकर चार्ली को कंफर्म हो जाता है कि वो किस टाइम में था। अब वो अपने शक को दूर करने के लिए स्टेशन पर बैठे एक न्यूज़पेपर बेचने वाले लड़के के पास जाता है, जो उस ज़माने का एक न्यूज़पेपर बेच रहा होता है जिसका नाम होता है द वर्ल्ड। चार्ली इस न्यूज़पेपर को ध्यान से देखता है क्योंकि मॉडर्न ज़माने में द वर्ल्ड न्यूज़पेपर जो है वो बंद हो चुका था। उस न्यूज़पेपर के अंदर जब वो डेट चेक करता है तो उस पर डेट लिखी होती है 11 जून 1894। अब उसे कंप्लीटली विश्वास हो जाता है कि वो किस टाइम में पहुंच चुका था। अब चार्ली फिर से टिकट विंडो पर जाके गेल्सबर्ग जाने के लिए 2 टिकट्स मांगता है। दोस्तों, गेल्सबर्ग यूनाइटेड स्टेट्स के इलिनॉय सिटी में एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे 1894 का टाइम काफ़ी पीसफुल था। चारों तरफ ग्रीनरी थी, बड़े बड़े फार्म हाउस होते थे और आदमी लोग आराम से बैठ के दिन में सिगार पीते थे। तो दोस्तों, चार्ली ने गेल्सबर्ग इसीलिए ये जगह चुनी थी क्योंकि उस समय के हिसाब से ये जगह बहुत शांत थी और वो अपनी वाइफ के साथ वहाँ जाना चाहता था। टिकट क्लर्क उसे हैरानी से देखता है क्योंकि दोस्तों उस ज़माने में ओल्ड करेंसी के नोट चलते थे, जो कि आज की मॉडर्न करेंसी से काफ़ी बड़े थे। और टिकट क्लर्क उसे गुस्से से देखता है। अब उसे डर लगता है कि कहीं उसे जेल ना जाना पड़े, तो वो टिकट क्लर्क के वहाँ से भाग जाता है। जिस रास्ते से चार्ली थर्ड लेवल में एंटर हुआ था, उसी रास्ते से वो बाहर आ जाता है। अगले दिन चार्ली मॉडर्न टाइम में, यानी अब जो उसका टाइम मॉडर्न टाइम चल रहा है, अपने मॉडर्न टाइम के अंदर $300 अपने बैंक से निकालता है और उसे 1894 के टाइम की ओल्ड करेंसी में कन्वर्ट करवा लेता है। बट क्योंकि ये जो करेंसी थी वो काफ़ी पुरानी थी, तो इसके बदले उसे सिर्फ $200 ही मिलते हैं। बट $200 भी उसके लिए बहुत थे, क्योंकि वो गेल्सबर्ग अपनी और अपनी वाइफ के साथ जाना चाहता था और वहाँ शांति से रहना चाहता था। बट अनफॉर्चुनेटली इस बार चार्ली को थर्ड लेवल फिर कभी नहीं मिलता। उसकी थर्ड लेवल को ढूंढने की सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। उसकी वाइफ उसे बार बार थर्ड लेवल ढूंढने के लिए मना करती हैं। बट अब यहाँ दोस्तों इस स्टोरी में एक नया ट्विस्ट आता है। दरअसल कुछ टाइम बाद कुछ ऐसा होता है कि इसके बाद दोनों, चार्ली और उसकी वाइफ, वीकेंड्स पर जाकर थर्ड लेवल ढूंढने लग जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है दोस्तों? होता ये है कि चार्ली का जो साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड सैम होता है वो एकदम गायब हो जाता है, जो किसी टाइम पे चार्ली को समझाता था कि मॉडर्न वर्ल्ड की प्रॉब्लम से एस्केप करने के लिए ये उसके एक दिमाग की इमेजिनेशन है। इवन उसका साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड सैम चार्ली को इस बात के लिए भी कंफर्म कर चुका था कि थर्ड लेवल एक हेलुसिनेशन है और इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं है। अब चार्ली को शक होता है कि सैम 1894 के गेलिसबर्ग शहर में पहुंच चुका है। अब ऐसा उसे क्यों लगता है? क्योंकि वो अक्सर सैम को छोटे होने पर गेल्सबर्ग के बारे में बताया करता था। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ दोस्तों क्योंकि एक रात चार्ली अपने घर के अंदर अपनी स्टैम्प कलेक्शंस देख रहा होता है। वहाँ उसे फर्स्ट डे कवर मिलता है। दोस्तों बेसिकली जब न्यू स्टैम्प इश्यूज होते हैं तो स्टैम्प कलेक्टर्स कुछ स्टैम्प्स खरीद के अपने आप को
एनवलप मेल कर देते हैं ताकि पोस्ट मार्क उसी दिन की डेट प्रूफ कर सके कि हमने जब भी ये स्टैम्प रिलीज़ हुई थी तो हमने सबसे पहले इसे कलेक्ट किया था। तो पोस्ट एनवलप जो होता है उस पे जो डेट होती है मेल की, वो इस बात को कंफर्म कर देती है कि हाँ, ये स्टैम्प इसी डेट को रिलीज़ हुई थी और स्टैम्प कलेक्टर ने उसको कलेक्ट किया है। तो एक प्रूफ हो जाता है, तो इसको फर्स्ट डे कवर बोलते हैं। तो उस रात जब चार्ली अपने फर्स्ट डे कवर्स देख रहा होता है तो चार्ली को अपने ग्रैंडफादर को मेल किया हुआ एक फर्स्ट डे कवर मिलता है जिसमें उसके दादाजी का गेल्सबर्ग का एड्रेस लिखा हुआ होता है। पोस्ट मार्क पर यह शो हो रहा था कि ये जुलाई 1894 का था और चार्ली को ये बात याद नहीं थी। उस लेटर पर 6 सेंट की एक स्टैंप लगी होती है जिस पर प्रेसिडेंट गारफील्ड की पिक्चर भी होती है। जब ये एनवेलप उसके ग्रैंडफादर को रिसीव हुआ होगा तब से लेकर अब चार्ली ने इसको खोला था। इतने सालों में चार्ली ने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया था, बट जब उसने एनवेलप को देखा तो अंदर का पेपर ब्लैंक नहीं था। जनरली फर्स्ट कवर्स के अंदर अंदर का जो पेपर होता है वो ब्लैंक होता है। स्टैम्प कलेक्टर्स जो होते हैं वो जनरली अपने आप को ही मेल एनवेलप करते हैं तो वो उसमें कुछ लिखते नहीं है, बट वो ब्लैंक नहीं था। उसके अंदर लिखा हुआ था, चार्ली तुम सही थे, मुझे थर्ड लेवल मिल गया है। मुझे यहाँ 2 वीक्स हो चुके हैं। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है और बहुत शांति है। तुम और लुइजा थर्ड लेवल सर्च करते रहो, तुम यहाँ ज़रूर पहुँच जाओगे। और दोस्तों सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि उस लेटर के नीचे जिस शख्स के साइन थे वो कोई और नहीं बल्कि चार्ली का साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड सैम था। और ये पढ़ने के बाद चार्ली की हवाइयाँ उड़ गई। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। चार्ली अगले दिन स्टैम्प स्टोर और कॉइन स्टोर पर जाता है जहां उसे पता चलता है कि सैम ने $800 की ओल्ड करेंसी खरीदी थी जिससे उसने वहां अपना बिजनेस शुरू किया था। बिकॉज अक्सर जब चार्ली और सैम की बात हुआ करती थी तो सैम हमेशा इस बारे में बताता था कि वो जो काम कर रहा है उसमें उसे खुशी नहीं मिलती है। वो शुरू से ही अनाज का बिजनेस करना चाहता था। और दोस्तों यहाँ पे चार्ली ये भी सोचता है कि चलो अब कम से कम वहाँ पे सैम साइकाइट्रिस्ट तो नहीं रहेगा। और यहाँ दोस्तों मिस्टीरियसली ये स्टोरी एंड हो जाती है। दोस्तों एक्चुअली जब सैम ने चार्ली को ये बात बताई थी कि थर्ड लेवल कुछ और नहीं, सिर्फ एक मीडियम है तुम्हारा एस्केप करने का, क्योंकि तुम मॉडर्न प्रॉब्लम और टेंशन से जूझ रहे हो और इनसे बाहर आने के लिए तुम्हारे दिमाग ने एक इमेजिनेशन जो है वो क्रिएट कर ली है। बट बाद में वो खुद थर्ड लेवल में चला गया। शाबाश, पक्का दोगला है तू। वो वहाँ सेटल हो गया और ये इस स्टोरी की सबसे बड़ी आयरनी थी। और दोस्तों ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि सैम ने चार्ली को समझाने के बाद खुद एक बार ज़रूर थर्ड लेवल को ढूंढने की कोशिश की थी और इसके अंदर वो सक्सेसफुल हो गया और शायद फिर दोबारा कभी चार्ली को थर्ड लेवल नहीं मिला। तो दोस्तों यहाँ पर ये स्टोरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको इस स्टोरी का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।